हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, है ना। हिंदी में हमारी जो है लास्ट जो वीडियो में मैंने बनाई थी वो ड ढ के नियम, द्वित व्यंजन और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी। थोड़े थोड़े बीच बीच के थे, जैसे शब्दकोश वगैरह कैसे देखना है ना, जिससे क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। हालांकि अभी जैसे भाषा के प्रकार रह जाते हैं, भाषा के कौशल रह जाते हैं, तो वो छोटे छोटे हैं, आपको पहले से भी पता ही है। और एक छोटी सी वीडियो उसमें मैं बना दूंगी या बीच बीच में कभी डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि लिखित है, मौखिक है, ये तो आपको पता ही है। भाषा किसे कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना, ये ऑलरेडी हम सारी बचपन से हमको पढ़ाते हुए आए हैं। कुछ जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा कुछ संशोधन, संशोधन का मतलब कुछ नई नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, उनकी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी, मतलब बता दूंगी एक एक पॉइंट आपको, है ना। ये एक बात हो गई। तो अब हम जो मेन मुद्दा है, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि संविधान में भाषा की क्या स्थिति है, उस पर डिस्कस करेंगे। कौन से भाग में है, कौन से चैप्टर में है, और राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, इन पर हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में निपट जाए। अगर नहीं निपटेगा तो फिर इसको 2 वीडियो बना लेंगे, छोटी छोटी 25-30 मिनट की ना। अब जितना लंबा भी चलेगा वो तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए फिर, आज कोई कोड मिला नहीं तो ये मिल गया था मुझे। कोई बड़ा मोटिवेशन जरूरी नहीं है, बस किताब खोलिए, एक पेज पढ़िए और खुद से कहिए मैं अभी भी क्या हूँ, रेस में हूँ, है ना। तो हिंदी 20 नंबर की यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में आप देखोगे 20 नंबर की हिंदी आती है। अगर आपकी उत्तराखंड अच्छी है और हिंदी आप अच्छी कर लेते हो तो 60 नंबर का एक खेल हो जाता है, और ठीक ठाक आप बिल्कुल वहां तक मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत जीएस आप पढ़ लो, है ना। तो कई सारे जो कमेंट है वो ये भी आ रहे कि मैम हिस्ट्री वगैरह देख लीजिए। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है और हेल्थ थोड़ी मेरी डाउन जा रही है, तो इसलिए गले में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूँ इसको, क्योंकि अभी उत्तराखंड एसआई के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा करके हम कवर कर लें। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ मेरा भी जा रहा है, और आवाज में ज्यादा बोलूंगी क्योंकि मना किया है ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने। फिर भी मैं बोल ही रही हूँ थोड़ा बहुत, है ना, ताकि मतलब छूटे ना, कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा ही जैसे गला मेरा साथ देता है वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री भी बना ले। वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर, ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड और जल्दी से शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, है ना। और आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ ना लिखूं, क्योंकि यहाँ लिखती हूँ तो ये ब्लू कर लेता है, तो मैंने नीचे लिखा तब भी इसने ब्लू करा, अब मैं यहाँ लिखा तो अब यहाँ ब्लू कर रहा है ना। खैर कोई बात नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, मिट गया सारा, ओहो बड़ी दिक्कत है इसके साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लिख लेंगे, शायद ये इसे हजम हो जाए। देखिए, हिंदी शुरू करने से पहले, मतलब आज की कहानी मैं हिंदी में क्या बता रही हूँ कि संविधान में स्थिति बता रही हूँ, किसकी, हिंदी की, है ना। संविधान में क्या स्थिति है हिंदी की। जैसे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, शुरू में 14 ही भाषाएं थी, फिर कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, किस किस अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई, 1 जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये सब हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। एक एक करके हम पॉइंट को समझेंगे। सीधा आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, और समझते हैं कि क्या स्थिति है, क्या संविधान की, है ना। तो देखिए, हिंदी अगर हम संविधान में देखेंगे तो कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ हिंदी का रोल आता है। अगर हम पार्ट की बात करें, है ना, भाग, पार्ट, ये तो सबको ही पता होगा कि भाग क्या है। तो भाग किसमें, 17 में जो है हिंदी की चर्चा है ना, 17 में हिंदी की चर्चा है, भाग 17 में। आपको पता ही होगा कि जो पॉलिटिकल साइड, मतलब जो पॉलिटी है, उसमें टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। भाग मतलब टोटल चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कोई बुक होती है उसके अंदर आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो वैसे जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें क्या है, हिंदी की चर्चा है ना। और अगर हम आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल किस किस में है, तो आर्टिकल 5 में, 6 में, नहीं नहीं सॉरी, भाग की ही बात कर रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, भाग 17 में भी है, भाग 5 में भी इसकी चर्चा है, और भाग 6 में भी है। अब आप बोलोगे 5-6 में क्यों है। देखिए, भाग 5 जो है उसमें है आपका क्या, भाग 4 है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 से और 51 तक चला जाता है। और फिर भाग 5 है आपका क्या,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगभग आपका 51 से जाकर के सीधा 52 से जाकर के 151 जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है भाग 5 में। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें हम हिंदी भाषा को भी पढ़ेंगे। और भाग 6 किसके है? स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है इसमें, है ना, भाग 6 में। तो स्टेट में यानी कि विधानमंडल में क्या स्थिति है संविधान की, सॉरी भाषा की, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए किन-किन अगर हम सीधा-सीधा भाग देखेंगे कि किस-किस भाग में है, तो 5, 6 और 17, है ना? 5, 6 और 17 इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, अगर आपको एक ही उसमें समझना है। 5, 6 और 17 तो मेन जो है 17 में पूरा डिटेल से इसको डिस्क्राइब कर दिया गया। अगर हम आर्टिकल देखेंगे कि कौन-कौन से आर्टिकल में है, तो कौन-कौन से हैं देखिए, 120 में है ना, 210 में है और आपका 343 से और 351 तक है। ये भी आपका इसमें कंप्लीट जो है, जो भाग 17 है वो आपका 343 से और 351 तक जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसूची अगर हम देखेंगे तो कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में संविधान मतलब भाषा की चर्चा की गई है। ये एक संवैधानिक स्थिति हम पढ़ रहे हैं कि संविधान में क्या क्या स्थिति है ना। तो 8th अनुसूची में है और मैंने आपको बताया था शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, फिर बाद में इसमें एक जोड़ी मतलब फिर एक जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, इस तरीके से अभी टोटल जो है 22 भाषा इसमें हो गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो वर्तमान कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी? 14 भाषाएं थी। कब-कब जोड़ी गई, कब-कब अमेंडमेंट हुआ, कौन से ईयर में हुआ, उस पर भी आएंगे। ये एक रफली आपको मैंने आपको बता दिया कि कहाँ-कहाँ संविधान में भाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए हिंदी के हैं, हमने पढ़ा कि समझते हैं 2-3 चीजें आपको हिंदी को समझने से पहले 2-3 चीजें आपको समझनी है। देखिए क्या है, एक होती है नेशनल लैंग्वेज, है ना, एक होती है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रभाषा। तो क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? जी नहीं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा मतलब देश की लोकप्रिय भाषा। तो सभी लोग हिंदी बोलते हैं, पर्टिकुलर कोई भाषा है नहीं, है ना। मतलब हिंदी को ही रखा गया है क्योंकि हालांकि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पंजाबी वाले पंजाबी, राजस्थानी गुजराती, है ना, बंगाली और ये सब बोलते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली चलता है क्योंकि 2 मंडल हैं। लेकिन पर्टिकुलर हम देखेंगे तो हम किस भाषा का यूज करते हैं। अगर हमको अपनी किसी बात को, मान लो कोई उत्तर भारत का व्यक्ति है और दक्षिण में चला जाता है, साउथ में चला जाता है, तो ना उसको वहां की लैंग्वेज, कोई भी किस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? वो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज यूज करता है। इसीलिए देश की लोकप्रिय भाषा किसे कहा गया? हिंदी कहा गया है। तो ये है राष्ट्रभाषा बोलेगा तो वैसे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। में क्वेश्चन आया था, राष्ट्रभाषा मतलब देश की लोकप्रिय भाषा, लेकिन हम अपनी बात समझाने के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी, है ना। तो आप हिंदी अगर क्वेश्चन में आएगा तब तो आप हिंदी नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पर्टिकुलर कोई है ही नहीं, है ना। दूसरी आती है स्टेट लैंग्वेज, है ना, स्टेट लैंग्वेज। अब स्टेट लैंग्वेज क्या होगी साहब? स्टेट लैंग्वेज होती है आपकी राज्य भाषा, है ना, राज्य भाषा। तो राज्य भाषा क्या होती है इसको समझते हैं। राज्य भाषा मतलब अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती है। अब मैंने अभी आपको बताया जैसे उत्तराखंड में क्या है, 2 भाषा बोली जाती है, कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। आप पंजाब में चले जाओगे, पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो राज्यों की जो भाषाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? राज्य भाषा कहेंगे। मतलब जिस राज्य में जो भाषा ज्यादा बोली जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? राज्य भाषा कहेंगे, है ना। एक आ जाता है आपका, अब आती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या आती है? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, हम इसको समझते हैं। मतलब राजभाषा। आपको इस राजभाषा में अंतर होगा। अब इसको समझते हैं। शुरू शुरू में ये समझ नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम, वैसे तो ये कॉमन चीजें हैं, सबको ही पता है, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंटर करने के बाद छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको इनमें ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई हमारी तो नहीं हुई, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि इतना डिटेल से, क्योंकि हमारे पास एक सिलेबस आ जाता है स्कूलों में और हर टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो सिलेबस को कंप्लीट कराए। तो उसके दिमाग में एक सेट ऑफ माइंड है कि उसको सिलेबस कंप्लीट कराना है, अदर चीजों पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाता,
मैं किसी टीचर के नॉलेज पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल देख लीजिए आप या सरकारी स्कूल देख लीजिए। सरकारियों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पर मतलब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा सीखेगा, तो एक पर्टिकुलर सिलेबस है, वो सिलेबस ही बेचारा वो टीचर जो है उसको सिलेबस को कंप्लीट कराने में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टीचर्स या पेरेंट्स या जो बच्चा ही है वही कंप्लेन करेगा, है ना? तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चे को नहीं दे पाता है, भले उसे पता है, क्योंकि उसे पता ही होगा डेफिनिटली उसने प्रिपरेशन करी है, तैयारी करी है। और सरकारी स्कूलों में तो स्थिति बड़ी बुरी खराब है ना? ख़ैर एक बात हो गई। तो राजभाषा समझते हैं कि राजभाषा क्या होगी? देखिए राजभाषा क्या है? अब आप समझिए, मान लीजिए हम क्या हैं? हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के निवासी में या तो गढ़वाली बोलेंगे या तो कुमाऊनी। अब हम जो हैं हम गढ़वाली बोलते हैं, है ना? हम क्योंकि हम गढ़वाल मंडल में बिलॉन्ग करते हैं तो हम गढ़वाली बोलते हैं। अब मान लो मैं अपने जो लैंग्वेज बोल रही हूँ वो गढ़वाली बोल रही हूँ, मैं गढ़वाली बोलती हूँ, लेकिन मुझे अपना कोई काम कराना है, किसी ऑफिस के अंदर जाना है, किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी बाहरी व्यक्ति से मुझे बात करनी है, तो मैं तुरंत लैंग्वेज बदल दूंगी। तो मैं तुरंत लैंग्वेज बदल करके क्या बोल दूंगी? हिंदी बोलना शुरू कर दूंगी। यही तो करूंगी, गढ़वाली में तो बोलूंगी नहीं। अभी तो गढ़वाली बोलने में भी बड़ी शर्म आती है कई लोगों को, है ना, कि भाई गढ़वाली कैसे बोले। इस पर मुझे कुछ याद आया लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। मतलब ऐसे ही कुछ कहानी मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई, खैर कोई बात नहीं। तो राजभाषा क्या है? जब आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हो जैसे ही, तो वो आप वहाँ की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चुनते हो, तो इसीलिए उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। तब आप अपनी राज्य भाषा को छोड़ दोगे, तब आपने, हाँ ये बात अलग है कि वहाँ आपका व्यक्ति जो है कोई जान पहचान का मिल गया, तब आप उससे अपनी राज्य भाषा में बात कर सकते हो। लेकिन जो पत्राचार होगा, जो पत्र व्यवहार होगा, जो लेटर दिए जाएंगे, कोई काम कराना है, कोई लेटर लिखना है, वहाँ सबमिट करना है, वहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह भेजना है, तब आप राजभाषा का यूज करोगे। तो राजभाषा, है ना, राजभाषा क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी क्या? हिंदी। राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी है। हिंदी तो है, आपको पता ही है ना? इस पर तो आयंगर फॉर्मूला ने बोला भी था, अभी आगे बताती हूँ। हिंदी है, और साथ में हमारी एसोसिएट लैंग्वेज है, सहकारी भाषा जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन आया है सहकारी भाषा, एसोसिएट लैंग्वेज किसको कहा कर दिया था? इंग्लिश को कर दिया था। ये भी मैं आपको बता चुकी थी, इंग्लिश। क्योंकि क्या हुआ था? ओला एक एक्ट ला दिया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 में, और जिसने कहा था कि अंग्रेजी भी आपकी सहायक भाषा रहेगी। हालांकि जब संविधान बना था तब ये निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजी केवल मात्र 15 साल तक रहेगी, मतलब 1965 तक रहेगी। 63 में ही तो ऑफिशियल लैंग्वेज ओला जो है वो 63 में ही आ गया था, है ना? 1963 में ही आ गया था ओला। और इस ओला ने कहा, ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था एक। इस एक्ट ने, अब इस स्थिति को समझिए हुआ क्या, जब संविधान बना तो काफी बहस हुआ, इतना आसान नहीं बना ये। आपको तो अभी 2-4 लाइन में पढ़ रहे हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, स्टेट लैंग्वेज ये है ना। इस पर काफी विवाद हुआ, काफी सारे डिस्कस हुए, अलग अलग लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा विवाद हुआ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लेके। नॉर्थ इंडिया वाले जो साउथ मतलब जो साउथ वाले हैं वो हिंदी बोलना उतने अच्छे से नहीं जानते, नॉर्थ वाले ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं। तो साउथ वालों का कहना था कि भाई क्या होनी चाहिए, हमें हिंदी ढंग से नहीं आती, और आप हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रख रहे हो तो हमको तो गड़बड़ी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, तब क्या किया जाएगा? तो ये एक सबसे भयंकर मुद्दा था, जिस पर इतनी मतलब बहुत ज्यादा बहस हुई लंबे टाइम तक। फिर एक डिस्कस निकाला गया, है ना, और आयंगर फॉर्मूला जिसको कहा जाता है, तो आयंगर फॉर्मूला ने ही कहा कि भाई क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा कि आपकी जो है हिंदी, फिलहाल क्या करो, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। 15 साल के बाद हिंदी को हटा दिया जाएगा, यानी कि 1965 में हिंदी को नहीं, है ना, 1965 में क्या किया जाएगा? अभी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रखो, क्योंकि नॉर्थ वालों को तो चुप कराने हैं, शांत कराना है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रख दो। और 1965 में ठीक 15 साल बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, केवल केवल हमारी क्या रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी। 1965 आने वाला था, उससे पहले 1965 में हुई थी 15 साल बाद। तो 50, 10, 60, 5, 55, 50 में ही तो हम रिपब्लिक हो गया था भारत, है ना? अच्छा,
फिर क्या हुआ कि अब जैसे ही साउथ वालों को पता चला कि वही 1965 आने वाला है और इंग्लिश हमारी हटने वाली है, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। फिर सरकार एक एक्ट ले आई, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का। इसमें कहा कि भाई इंग्लिश हटेगी नहीं, लेकिन इंग्लिश प्रॉपर रहेगी भी नहीं, मतलब जैसे हिंदी को स्थान दिया गया वैसे इंग्लिश को नहीं, लेकिन एसोसिएट लैंग्वेज रहेगी, मतलब सहकारी भाषा रहेगी। यानी जो स्टेट हिंदी में अपना पत्राचार करना चाहते हैं वो हिंदी में करिए, जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक कहानी थी, यहाँ तक क्या कहानी आपको समझ आ गई। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? अभी हमारी हिंदी है। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग होंगी सबकी। जैसे आप नॉर्थ वाले सारे स्टेट के ऊपर चले जाओगे, आपका मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। तो ये एक बात हो गई। आगे देखते हैं इसमें कहानी। अब समझते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एक क्लासिकल लैंग्वेज होती है, क्लासिकल मदर टंग होती है, क्लासिकल लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज होती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? जो पुराट होगी, पुराट का मतलब सबसे पुरानी भाषा होगी, जैसे असमिया हो गया, उर्दू, ये कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उत्तर भारत की भी, उस पर भी, उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी पहले चाहिए 6 थी क्लासिकल लैंग्वेज, अभी 5 और ऐड कर दी गई हैं। कब कब करी है उस पर भी क्वेश्चन आया था, उसको मैं अंत में बताऊंगी आपको, ठीक है। वापस आते हैं अपनी कहानी पर और समझते हैं इससे आगे की, है ना। अब जैसे यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं हम कि हो आ गया, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि, अच्छा एक मैं बता रही थी, आयंगर फॉर्मूला, मुंशी आयंगर था ना, ये तो सबको ही पता होगा, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, आयंगर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला में कहा गया, इसी फॉर्मूले ने कहा था 14 सितंबर, है ना, इसी मतलब इसी फॉर्मूले के कहने पर ही 14 सितंबर को क्या कर दिया गया था, 1949 को हमने क्या कर दिया था, हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, है ना। इसी इसी राजभाषा रहेगी हिंदी। तो पहला काम तो इसने कहा कि हिंदी हमारी क्या रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसी के क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ढंग से समझ लीजिए। ये तो सबको ही पता कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन कहेगा किस फॉर्मूला के अनुसार हिंदी जो है, किस फॉर्मूला की सिफारिश पर हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, मुंशी आयंगर फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। दूसरा इसने कहा हिंदी, और इसी दिन, इसीलिए 14 सितंबर को क्या कर दिया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है हर साल हिंदी डे मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, आपका 14 सितंबर। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, इसी फॉर्मूला ने कहा कि भाई जो है हम क्या करेंगे, अच्छा अब विवाद फिर शुरू हुआ। विवाद ये था कि जो हम नंबर यूज करेंगे, जो नंबर हम यूज करते हैं, जैसे 1 2 3, ये क्या रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमको देवनागरी ही मतलब जो 1 2 है, 1 2 मतलब हिंदी में लिखते हैं ना, 1 2 3, यही हमको प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि हमने जब हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, तो अंकों को भी हमें हिंदी में ही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि के ही अंकों को हमको प्रयोग करना चाहिए, इन्होंने कहा। लेकिन फिर इस पे विवाद हुआ, काफी डिस्कस हुआ। फिर कहा कि चलो भाई, देवनागरी लिपि की जगह पर अंतरराष्ट्रीय अंक यूज किए जाएंगे, चल सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, नहीं तो हम क्या, 1 2 3 4, ये भी इसी फॉर्मूले की सिफारिश थी। हालांकि इतना आसान नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, डिस्कस करके फाइनली कह दिया कि अभी क्या कर दिया जाएगा, ये जो है, क्या हो रहा है, ये जो है, मतलब ये यूज किया जाएगा, 1 2 3 4 किया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंकों का भी प्रयोग करें, 1 2 3 4 5 6। हिंदी हम 1 2 3 सिर्फ लिखते हैं जब हम हिंदी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहां पर। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब नहीं आई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात होगी। और दूसरा क्या गया गया कि यदि भारत सरकार कोई भी पत्र जारी होता है, तो वो हिंदी या अंग्रेजी। अच्छा, दूसरी चीज इसी फॉर्मूला ने कहा कि यदि भारत सरकार जो है किसी भी पत्र को जारी करती है, किसी भी लेटर को भेजती है, किसी डिपार्टमेंट में भेजती है, किसी व्यक्ति को भेजती है, कहीं भी भेजती है, तो वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में हो, और तो और ऐसा हो सकता है कि मान लो भारत सरकार ने किसी स्टेट को कोई लेटर भेजा किसी स्टेट गवर्नमेंट को, और उसने भारत सरकार तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश में भेज सकते हैं, और पता चल रहा है कि वो उस लैंग्वेज को ना हिंदी समझते ना इंग्लिश समझते हैं, वैसे इंग्लिश तो समझ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है।
तो फिर क्या करेंगे? तो कहा गया कि यदि वह स्टेट जो है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने किसी लोकल लैंग्वेज में, यानी स्टेट की जो लैंग्वेज होगी या उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें करना चाहती है। भारत सरकार तो हिंदी या अंग्रेजी में ही करेगी, लेकिन यदि कोई स्टेट उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता है, तो वह अपने खर्चे पर करेगी। उसके लिए सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे पर ट्रांसलेटर रख सकती है, उसको पैसा देगी और अपने अपने खर्चे पर ट्रांसलेट कराएगी। ये भी इसी आयंगर फॉर्मूला ने कह दिया था, है ना। भारत के ज्यादातर साहित्य जो हम देखेंगे वो तमिल भाषा में और रचे गए हैं, और तमिल साहित्य सबसे पुराना भी कहा है। ये क्वेश्चन भी आया था, उसको मैं आपको क्लासिकल लैंग्वेज में अच्छे से बताऊंगी। ये एक बात हो गई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आयंगर फॉर्मूला ने क्या क्या काम किया। अब जो है एक बात आती है कि इसमें कहा गया कि 343 में कहा गया, अच्छा, एक राजभाषा आयोग गठित हुआ। मैं पहले बेसिक बेसिक चीजें आपको सारी चीजें बता रही हूँ, फिर हम आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे 343 में क्या कहा गया, 344 में क्या कहा गया, 345 में क्या गया, उसको समझेंगे। एक राजभाषा आयोग है ना, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, ये क्यों बना? मुद्दा तो ये है, राजभाषा आयोग, है ना। तो ये क्यों बना? देखिए, कहा गया कि यदि भविष्य में अगर जो है मान लो क्या होता है कि अगर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करनी हो, तब क्या करेंगे? तो फिर क्या है, आयोग होना चाहिए, वह है ना। तब क्या होना चाहिए? एक कमेटी होनी चाहिए, एक समिति होनी चाहिए जो ये करेगी। तो अब किसने कहा कि भाई राजभाषा आयोग, हालांकि ये तो फिर एक अलग बात है, आर्टिकल के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यही बता देती हूँ आपको। इस आयोग का मेन उद्देश्य क्या था कि हिंदी के जो उपयोग है उसको बढ़ावा देना और अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो सीमित करना। अगर मैं इसका उद्देश्य बोलूं एक लाइन में, तो इसका उद्देश्य था कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, के प्रयोग को बढ़ावा देना, है ना, प्रयोग को बढ़ावा देना और बढ़ावा देना, है ना, और अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करना। इसलिए इसको गठित किया गया, अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करना। ठीक है, प्रयोग को सीमित करना, यहाँ तक क्लियर? सीमित करना। मान लो आपको ऐसे पूछ लेगा, क्योंकि अभी तो सबने पढ़ लिया कि कब बना ये, कब गठित किया गया राजभाषा आयोग, है ना। तो ये तो सबने पढ़ लिया, लेकिन उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करना, ये कहा गया, है ना। और कब ये मतलब गठित किया गया, ये करा गया 7 जून 1955 को। ये गठित किया गया 7 जून 1965, ओहो 1955। ये कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बोलते कुछ और लिखते कुछ और हूँ। तो 7 जून 1955 को ये राजभाषा आयोग गठित किया गया। ठीक है, ये तो लिखना क्या है, ये तो अंडरस्टूड हो गया आपको सेल्फ, है ना। अब देखिए, जब भी कोई आयोग गठित किया जाएगा तो उसका कोई उद्देश्य होगा, फिर आयोग गठित किया जाएगा कि एक डेट होगी, फिर ये आयोग जो है एक डिस्कस करेगा, छानबीन करेगा, खोज पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपेगा। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या करी? अच्छा, इसकी पहली बैठक देख लेते हैं, 15/7। इसकी प्रथम बैठक कब हुई, है ना, प्रथम बैठक। तो जब गठित किया गया तो भाई पहले जो है एक बैठक करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्रथम बैठक हुई इसकी 15 जून 1955 को हुई, 15 जुलाई 1955 को हुई। मतलब जून में वो बना 7 जून को, और 15 जुलाई को इसने अपनी रिपोर्ट, सॉरी, इसकी प्रथम बैठक हुई। टोटल अगर मेंबर इसमें देखेंगे तो आपके कितने थे, टोटल मेंबर थे इसमें कितने, जल्दी बताओ? 21। ठीक है, 21 सदस्यों की ये बैठक थी, मतलब 21 सदस्यों का ये ग्रुप था, ये जो राजभाषा आयोग में थे। और ये बना 7 जून 1955 को। 15 जुलाई 1955 को इसने अपनी प्रथम बैठक करी, फिर इसने डिस्कस किया होगा, है ना, कोई डिस्कस निकला होगा, और इसने 31 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट दे दी। अच्छा, ये राजभाषा आयोग गठित किसके कहने पे हुआ, ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, तो राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति के कहने पर राजभाषा आयोग गठित किया गया, और राष्ट्रपति को के कहने पर किया गया। अब ये एक बात हो गई, फिर इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, है ना, ये एक बात हो गई कि रिपोर्ट भी तो दे गए,
इसने टाइम मांगा और फिर अपनी रिपोर्ट दे दी किसको, गवर्नमेंट को। इसने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हिंदी को ही शुरू कर दिया जाए, इंग्लिश खत्म कर दिया जाए। इस तरीके से उस समय तो विवाद चल रहा था। अभी तो आप आसानी से पढ़ते हो कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज ये है, क्लासिकल लैंग्वेज ये है, लेकिन उस टाइम तो बड़ा डिस्प्यूटेड था ये मामला, इतना आसानी से नहीं हुआ। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने रिपोर्ट दी अपनी कब? 31 जुलाई 1956 को। 31 जुलाई 1956 को इसने क्या कर दी? अपनी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट किसको सौंपी? उस समय जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे आपके? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको जो है इसने जो है अपनी, राजेंद्र प्रसाद को इसने अपनी, मतलब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें को, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, इससे क्वेश्चन आता है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके, इंपॉर्टेंट प्रथम अध्यक्ष। प्रथम बैठक आपको याद करनी है, कब बना ये याद करना है, रिपोर्ट कब दी ये बनना है, प्रथम बैठक कब हुई, ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे, टोटल मेंबर क्या थे, ये सब आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य भी आपको कि सॉरी हिंदी के प्रयोग को बढ़ा दिया जाए और अंग्रेजी के प्रयोगों को सीमित कर दिया जाए। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रथम अध्यक्ष। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर। ठीक है, कौन थे? बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर तिलक मत लिख लेना, ये क्वेश्चन में आता है बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक भी लिखा रहता है ऑप्शन में और बीजी खैर भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान से बाल गंगाधर खैर, इनका नाम क्या था? बाल गंगाधर खैर। ये भी आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? और राजभाषा विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक राजभाषा विभाग बना दिया गया। अलग चीजें हैं। राजभाषा आयोग आपको पता ही है कब बना था? राजभाषा आयोग 7 जून को बना था ना, 7 जून को। तो फटाफट देख लो, समझ आ गया। देखिए, राजभाषा, दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं। एक है राजभाषा आयोग जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो राजभाषा आयोग कब बना था? राजभाषा आयोग बना था 7 जून को। कब? 1955 को, है ना, 7 जून को ये बना था। फिर इसकी जो है पहली बैठक कब हुई थी? अगर हम देखेंगे, इनकी पहली बैठक हुई थी 31 जुलाई को, है ना, 15/7/1955, सॉरी 15 मतलब जुलाई और 1955 को। और अगर हम देखेंगे कि ये पहली बैठक हुई और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई कब? 1956। ये डेट आपको याद रखनी। टोटल मेंबर कितने थे? 21 थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। दिख रहे हैं यहाँ तक? बीजी खैर, ये प्रथम अध्यक्ष। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, हिंदी के नियमों को, मतलब हिंदी के प्रयोग को ज्यादा करना और इंग्लिश के प्रयोग को कम करना। ये एक बात होगी। राजभाषा आयोग किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर बना था। रिपोर्ट कब किसको सौंपी थी? राष्ट्रपति। तत्कालीन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। अब एक है राजभाषा विभाग। ठीक है, राजभाषा विभाग। तो अगर विभाग बोलेगा तो आप ये डेट मत लिख देना, आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए, राजभाषा जो विभाग बना है वो आपका कब बना है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1975 में बना दिया गया। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री के द्वारा 1975 में बना दिया गया। अब मैं आपको इसको डिटेल से बता सकती हूँ, लेकिन फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। तो जिन्होंने बीएड वगैरह करा है उसमें ये पूछा जाता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या है? राजभाषा विभाग। अब विभाग में डिपार्टमेंट आपको पता है क्या क्या काम करेगा यही, मतलब हिंदी के लिए रूल रेगुलेशन और सब आगे क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये सब इसी में होगा। तो विभाग के द्वारा तय किया गया। ये 1975 में बनाया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आपको बात एक याद रखनी है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अब कोई यहाँ तक तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक। अच्छा, मैं देख लूं कितने मिनट की वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कहते हैं मैम लंबी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो बना दिया जाए। तो आपका कहना जो है हम बिल्कुल मानेंगे। एक बात हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, इनको क्या कर दिया जाए। जो नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे
तो चलो फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर अब मैं आर्टिकल पे आ जाऊँगी कि 343 से भाग 17 पे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, क्योंकि इस आर्टिकल से 343 है, 44, 45 है, 51 पर ही खत्म हो जाता है। तो फिर बहुत ज़्यादा ये लंबा खींच रहा है। तो एक और वीडियो है जिसमें सिर्फ़ हम आर्टिकल की बात करेंगे और क्या-क्या है फटाफट उनको समझेंगे आर्टिकलों को। जैसे 120 भी है, 210 में भी मतलब भाषा की चर्चा है। फिर अमेंडमेंट कब हुई, क्योंकि हम पहले पहले अभी तो संविधान में 22 भाषाएँ हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी पहले 14 थी, अभी 22 है। तो बाद में जो जोड़ी गई किस-किस अमेंडमेंट और ये सारा, तो एक और वीडियो जो है वो बन जाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 इसका संवैधानिक स्थिति बताऊँगी। किसकी? हिंदी की, है ना? तो आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट ल वैसे तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये तो मतलब बहुत बार हम पढ़ते आए हैं और हमको पता भी है। लेकिन फिर भी आपको पता है तो आप, मतलब कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं नहीं बता पाई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें फ्लो में गलत बोल दी गई होगी, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन या लिखने में चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, तो उसके लिए हम हमेशा क्षमा के प्रार्थी रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप करोगे। चलिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।